नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। हम लोगों ने कल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुर्तगाली और डच देख लिया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे अंग्रेज, ठीक है, जिसको ब्रिटिश भी कहते हैं कहीं किताबों में। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और मैं उनके बारे में भी आपको चर्चा करते चलूँगा। पहला है, भारत में इसका आगमन डचों के बाद हुआ था। यह भी पूछ सकता है कि अंग्रेज़ों का आगमन किसके बाद हुआ था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका है 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो थे वो हेक्टर नामक जहाज से गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर आए थे। और ये प्रश्न पूछा भी गया था कि कैप्टन हॉकिंस कब आए, तो आपको उत्तर मानना है 1608, ठीक। और किस जहाज से आए, हेक्टर। इसका नाम एक और था रेड ड्रैगन, ठीक है। और यह भी पूछता है कि किस बंदरगाह पर सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए, तो आपको पता होना चाहिए वो बंदरगाह था गुजरात का सूरत। देख रहे हैं, दो ही वाक्य से आपको छोटे छोटे 3-4 प्रश्न मिले। आगे है 1597 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला जो अंग्रेज था वो था जॉन मिल्टन हॉल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग समुद्री मार्ग से आए थे और यह स्थल मार्ग से आया था। 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी का क्या हुआ, गठन हुआ था। आपको पता ही है कि यह गठन की प्रक्रिया चली और 1600 ईस्वी में आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया था, गठन किया था। इसमें टोटल जितने साझेदार थे वो थे 217, ठीक है। और नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट, ठीक है। बाद में देखेंगे इसका नाम आगे चल के बदल भी जाता है। और इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया, ठीक है, जिसे चार्टर भी कहा जाता है। और उसमें लिखा गया कि 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर 26 सदस्यों की एक टीम तैयार होती है, जिसमें एक निर्देशक, एक उप निर्देशक, या आप इसे गवर्नर भी कह सकते हैं, उप गवर्नर भी कह सकते हैं, और 24 सदस्य थे। टोटल 26 सदस्यों का क्या था, एक संगठन बना, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल भी क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बने। इसके बाद यह पूछता है कि उसका नाम बताइए, आपको नाम पता होना चाहिए। कब गठन हुआ, ये डेट भी पूछा जा चुका है कम से कम 10-15 बार। कितने वर्षों के लिए उन्होंने किया, 15 वर्षों के लिए। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 26। इतना क्वेश्चन या इस पेज से आपके निकल करके आएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखने में लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत से जो जानकार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, चलो हम आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो की रैंकिंग को देखकर ही पता चलने लगता है कि व्यक्ति कितना इंटरेस्ट या मनोभाव से उस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। मुझे भी पता चलता है कि कौन कौन सा रैंकिंग वीडियो की रहती है, कितना उसका ग्रेडिंग होती है, कौन कितना मनोभाव से देखता है, कौन भगा के देखता है। तो वो आपका निजी निर्णय होता है कि आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। लेकिन मैं आपको अपना बताता हूँ कि मुझे भी ऐसा ही फील होता था। लेकिन जब मैंने चीज़ों को 1-2 बार ढंग से सुना तो मुझे ये अनुमान हो गया कि वाकई में मुझे पढ़ना क्या है। और वही अनुमान की आवश्यकता आपको भी है कि आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और किन किन पॉइंटों से प्रश्नों की जो आवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा है। जब प्रश्नों की आवृत्ति के बारे में आपको पता चल जाएगा तब आप को दिक्कत होना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से क्या है, महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो अंग्रेज हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, जल मार्ग से अंग्रेज क्या हुए थे, भारत आए थे। इसके बाद 1608 ईस्वी में कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट, अब आप देखते हैं कि अगर ये भारत का ये तट है और अगर सूरत के बंदरगाह पे आता है तो आपको पता ही था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से क्या ऐसे होते हुए यहाँ से आया, और आपको पता था कि यहाँ पर था और ये पूरा ब्रिटेन ये सब होते हुए चक्कर
ये मेडागास्कर से होते हुए सीधे भारत के बंदरगाह पे आया था। तो इतना तो आपको पता ही है। तो सूरत के एक व्यापारी कोठी खोली, लेकिन इसको प्रामाणिकता मिली कि नहीं मिली इसके विषय में हमेशा क्या रहता है, चर्चा की जाती है, प्रश्न भी पूछा जाता है, वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। जब वो 1608 में भारत आया तो वहाँ उस समय राजा थे जेम्स प्रथम। दोस्तों यह प्रश्न भी पूछ चुका है कि जब कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे तो उस समय ब्रिटेन में जो सम्राट थे वो कौन थे, तो आपको उत्तर मानना था जेम्स प्रथम। उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र लिखा था किसके, अकबर के नाम पर, ठीक है, क्योंकि उस समय अकबर जीवित थे। तो 1600 जब चला था तो उस समय तो लिखा गया था, लेकिन बाद में जब वो हॉकिंस दरबार में पेश होता है तो उस समय अकबर जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो पत्र लेकर के किसके दरबार में पहुंचता है, जहांगीर के। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया। अब देखिए यहाँ पे भी ये प्रश्न पूछता है कि 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, अब पूछता है प्रश्न कि हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था, तो उत्तर होगा जहांगीर। देखिए मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से नोट करते चलिएगा। इसे 2 भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, तुर्की और फारसी, और वहाँ पे उसने जो पत्र लाया था वो फारसी भाषा में ही उसने क्या किया था, पढ़ा था, जिससे बहुत वो प्रसन्न हुआ, उसका बहुत स्वागत हुआ, जिसके एवज में उसे 400 मनसब, 1 जागीर और खान की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो उपाधि से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। सूरत में कंपनी खोलने की अनुमति मिली। अब आपको पता होना चाहिए कि जब सम्राट खुश हो गया तो उसने सूरत में इन्हें कंपनी खोलने की क्या कर दी, अनुमति दे दी। लेकिन मैं बताऊं कि उस समय पुर्तगालियों का इतना प्रभाव था भारत पर, यहाँ की व्यवस्था तंत्र पर, हिंद महासागर पर, कि उन्होंने अपने षड्यंत्रों द्वारा इस अनुमति को क्या कर लिया, वापस करा लिया। तो जो इनको अनुमति मिली थी खोलने की वो क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। फिर 1611 ईस्वी में क्या होता है कि कैप्टन हॉकिंस वापस अपने देश को क्या हो जाता है, लौट जाता है। ठीक, 1611 में मुसलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री का क्या किया गया था, शुभारंभ किया था, और यह गोलकुंडा का क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। आप जान ही रहे हैं। अगली घटना जो होती है वो 1612 में होती है। यहाँ पर कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय का अभियान होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कैप्टन वेस्ट आते हैं और पुर्तगालियों को क्या कर देते हैं, सूरत के बंदरगाह को जीत करके हरा देते हैं। और यह हार इतनी ज़बरदस्त रहती है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के प्रभाव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब अंग्रेज़ों के प्रभाव में जब धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है तो सम्राट को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये लोग भी क्या, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ कोई शक्तिशाली समूह या संगठन जुड़े। ठीक है, तो पुर्तगालियों का एकाधिकार जो रहता है उसको ये क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, और वहीं पे पुर्तगालियों का एकाधिकार क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। अगला देखते हैं सूरत, पहला भारतीय नगर जहां से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि वह कौन सा ऐसा शहर था, नगर था, जहां से ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य की नींव रखी, तो वह शहर का नाम था सूरत। देख रहे हैं, जितने भी पॉइंट मैंने बताए सबसे ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको सभी पेपर्स में ये सारे प्रश्नों का समावेश मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे घटना देख रहे, चरणबद्ध तरीके से घटना घट रही है। आगे क्या होता है कि 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र जारी करता है और सूरत में अस्थायी रूप से कोठी या फैक्ट्री करने की क्या होती है, अनुमति मिले। और यही प्रश्न बार बार पूछता है कि ब्रिटिश सरकार को अपनी अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति किस वर्ष मिली, और आपका सही उत्तर होगा 1613 ईस्वी में मिली। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में तो ये कई बार पूछा जा चुका है, राजस्थान में भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, और मैच द फॉलोइंग में आपका आईएएस में भी आ चुका है। छोटे छोटे एग्जामिनेशन में तो कोई गिनती ही नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान में इसको रखना पड़ेगा। इसके बाद 1615 आता है। 1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा।
ठीक है ना। अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सर टॉमस रो कब आए, तो 1615 ईस्वी में आए। किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने भेजा। और यहाँ पर उस समय मुगल बादशाह कौन था? यह भी याद रखिएगा, जहांगीर था। कहाँ कौन था? जहांगीर। और ये जहांगीर जब आपके दरबार में आते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त करने में ये क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। जब उनकी कृपा इनको मिल जाती है तो यह भारत में 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। और वह राजदूत के तौर पर अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में भी क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर सर टॉमस रो नई कोठियाँ स्थापित करने में क्या रहते हैं? विफल रहते हैं। इतना विश्वास नहीं जमा पाते कि इनको नई कोठियाँ स्थापित करने की जहांगीर के द्वारा अनुमति मिले। और अंततः क्या होता है कि 1619 में आपके टॉमस रो इंग्लैंड क्या हो जाते हैं? वापस लौट जाते हैं। ठीक, इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि 1623 आता है। यहाँ पर घटना घटती है 1623 में। 1623 में सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर, ये मुख्य स्थानों पर क्या करते हैं? तब तक ये लोग अनुमति धीरे धीरे प्राप्त करते चले जाते हैं और इनकी कोठियाँ स्थापित हो जाती हैं। देख लीजिए, आपको अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो बनेगा ऐसे कि अंग्रेजों की कोठियाँ किन किन नगरों में स्थापित थी, क्रम लगाइए। ठीक है, तो उसमें 4-5 शहरों के नामों के अनुसार मैच द फॉलोइंग में क्रम लगाने को पूछेगा। तो आपको यहाँ पर एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से थी। ठीक है, इसके बाद एक आता है सुनहरा फरमान। ये सुनहरा फरमान का मतलब होता है कि एक ऐसा आज्ञा पत्र जिसके द्वारा आपको ढेर सारा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो यह जो सुनहरा फरमान आता है, ये आता है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा यह सुनहरा फरमान जारी होता है और उसके मुताबिक कहा जाता है कि 500 पैगोड़ा सालाना कर देकर उन्हें गोलकुंडा राज्य के जो बंदरगाह हैं उनमें स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की क्या मिल जाती है? अनुमति मिल जाती है। ठीक है ना। तो जो जितना भी गोलकुंडा का क्षेत्र था वहाँ पर इनको व्यापार करने की क्या हो जाती है? पूरी छूट मिल जाती है और मात्र 500 पैगोड़ा सालाना व्यापार कर दे करके। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे घटना बढ़ती है। 1639 आता है और उस समय यहाँ पे कौन रहते हैं? फ्रांसिस डे। कौन रहता है? फ्रांसिस डे। और फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के जो राजा रहते हैं और उनका नाम था दरमेला वेंकटप्पा। ठीक है ना, ये इनका नाम था। अभी तक तो ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी सिविल में पूछा जा सकता है या और किसी एग्जामिनेशन में, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में ऐसे तमाम कठिन फैक्टों को पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, या जूनियर का एग्जामिनेशंस में भी अब पेपर का पैटर्न क्या हो गया? धीरे धीरे बदल गया है। उसमें 60 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं वो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को क्या किया गया है? डाला गया है। तो फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के जो राजा रहते हैं दरमेला वेंकटप्पा, मद्रास को क्या करते हैं? पट्टे पर दे देते हैं। और पट्टे पर जब फ्रांसिस डे को दे देते हैं तो वहाँ वह क्या करता है? किलाबंदी कोठी का निर्माण करवाता है। और जब किलाबंदी कोठी का निर्माण करता है और उसको वह नाम देता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या देता है उस किले को? फोर्ट सेंट जॉर्ज। देख रहे हैं, किराए पे मद्रास को लिया है, पट्टे पर, जो आप क्या लीज पे लिया जाता है कि भैया हमको आप दे दीजिए, हम व्यापार कर लेंगे, इसके बाद फिर हम कुछ समय के बाद इसको क्या करेंगे? आपको वापस कर देंगे। अब ये घटना फिर आगे बढ़ती है और इसके बाद आता है सितंबर 1641। सितंबर 1641 तक इनकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि यह जो इनका मुख्यालय मसूलीपट्टनम में था, उसको, मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, उसको उठा करके यह मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अब यह भी पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने अपना
मुख्यालय मसूलीपट्टनम से हटा करके कहाँ पे किया, तो मद्रास में किया। कहाँ, कौन सा जगह पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला का निर्माण कराया था उसमें किया। ठीक है, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है। मैं अभी आपको इसको सिनॉप्सिस भी आपका क्लियर करा दूंगा और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूँ। चलिए आगे, अब घटना आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण नगरों का भी निर्माण अंग्रेजों के काल में हुआ। जैसे फ्रांसिस डे जो थे, उन्होंने मद्रास का क्या किए थे, स्थापना की थी। आपको पता ही है कि इन्होंने जो किले का निर्माण किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, वही फ्रांसिस डे है। और कब किया था, 1640 में। जॉब चरनॉक, इनको क्या कहा जाता है, कलकत्ता का संस्थापक। अब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कलकत्ता की जब जो स्थापना होती है उसमें कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर, 3 जो गांव रहते हैं उनको मिला करके एक नए नगर की स्थापना होती है। वही क्या कहलाता है आगे, कलकत्ता कहलाता है। आगे आपको मिलेगा। तो देखिए, और आपका औंगियार, इसने क्या किया था, बंबई नगर की स्थापना की। और यह तीनों प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुके हैं कि भाई मद्रास नगर की स्थापना किसने की, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की और बंबई नगर की स्थापना किसने की। ठीक है, यहाँ तक तो घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती है। चलिए अब आगे थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगे क्या क्या हुआ। 1600 ईस्वी में गठन होता है, वो सब तो आपको कहानी पता ही था। इसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नई कंपनी का फिर से क्या होता है, स्टार्टिंग होती है। एक नई कंपनी ओपन होती है 1694 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद क्या करती है, एक पारित करती है और उस में कहा जाता है कि अब वहाँ की जनता, मतलब ब्रिटेन की जनता को भारत में व्यापार करने की पूर्ण अनुमति दे दी जाती है। अब हर एक व्यक्ति जा कर के भारत के साथ व्यापार कर सकता है। और एक नई कंपनी ओपन होती है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना होती है। ठीक है, अब ये कंपनी जब स्थापना होती है तो इसको प्रमाण पत्र भी मिलना आवश्यक है। ब्रिटेन ने तो दे दिया, लेकिन जिस जगह जा कर के व्यापार करेंगे वहाँ का भी तो प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। तो होता यह है कि यहाँ पर इनको प्रमाण पत्र हासिल नहीं होता है। मुगल साम्राज्य क्या करता है, इनको यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। अंततः ये क्या होते हैं, प्रमाण पत्र जारी करने में विफल हो जाते हैं। यहाँ के एक विलियम थे, विलियम नॉरिस, वो औरंगजेब के दरबार में क्या करते हैं, भेजते हैं इस प्रस्ताव को। लेकिन औरंगजेब उसको क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं कि भैया एक कंपनी आ गई हमारे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब दोबारा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना करें, हम भैया इसको कोई प्रमाण पत्र नहीं। अब अंग्रेजों को देखिए, अंग्रेज अपना दिमाग लगाते हैं, वो जाते हैं ब्रिटेन वापस। अब जा करके वहाँ पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम होता है। अब वो कहते हैं कि भैया अगर ये तो हम मानने वाला तो है नहीं, अब क्या किया जाए। तो वो क्या करते हैं, एक योजना के तहत 22 जुलाई 1702 में इन दोनों कंपनियों का, अब आप कहोगे सर ये दोनों कहाँ से आ गया, तो याद करिए हम लोग ने पहले पढ़ा था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग जो आपका पहला स्थापना हुआ था, और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग, ये जो आपका ये दोनों कंपनी का क्या होता है, मर्जर हो जाता है, आपस में क्या होता है, मिला दिए जाते हैं कि इन दोनों का क्या कर दिया जाए, आपस में संयुक्त रूप से इनको जोड़ दिया जाए। जब जोड़ दिया जाएंगे तो इनके सबके शेयर भी आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि मर्जर के लिए तो कोई रोक नहीं सकता। एक कंपनी में एक कंपनी खुली है, भले ही उसको अधिकार पत्र मिला है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो दूसरी कंपनी जाकर के उसमें क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। अब मर्ज होने के बाद इनका नाम पड़ता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट। ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंपनियां जब मिल जाती हैं और इनका एक नया नाम आता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट। ठीक है, यह आता है। और यह जो निर्णय लिया जाता है मर्जर करने का, ये अर्ल ऑफ गोल्डफिन के निर्णय के तहत, वहाँ का जो संविधान का है उसी के तहत ये निर्णय क्या होता है, लिया जाता है। ठीक, और आगे चल करके 1833 का चार्टर, जब हम लोग पढ़ेंगे संविधान तो उसमें हम लोग ये चार्टर पढ़ेंगे,
तो 1833 के चार्टर में फिर इसके नाम को क्या कर दिया जाता है, छोटा करके संक्षिप्त कर दिया जाता है और फिर इसका नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अब यह पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम किस वर्ष या किस चार्टर में पड़ा। फिर यह पूछ सकता है कि ये दोनों कंपनियों का विलय किस वर्ष हुआ, 1702 में। ठीक है, यह पूछ सकता है कि पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम था। तो आपको पहले के भी नाम के बारे में पता होना चाहिए और बाद के। फिर आपको यह पूछ सकता है कि जब यह प्रस्ताव भेजा गया तो उस समय ब्रिटेन के शासक कौन थे, तो वो विलियम नॉरिस थे। किसके दरबार में ये प्रपोजल आया था, तो औरंगजेब के दरबार में यह प्रपोजल आया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी तीनों आपके बड़े जो नगर हैं, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, उनके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटना आगे और बढ़ती है, समय बीतता है, कालक्रम बीतता है। अब आता है 1651। 1651 में क्या होता है कि बंगाल में विस्तार करने के लिए ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक क्या होती है, कोठी स्थापित करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में विस्तार के लिए किसके नेतृत्व में पहली कोठी हुगली में स्थापित हुई, तो वो थे ब्रिजमैन। ये भी प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद 1667 में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति के लिए एक क्या करता है, फरमान जारी करता है। ठीक है, अब औरंगजेब भी इनके लिए क्या करता है, एक फरमान जारी करता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप व्यापार करने की आपको सुविधा हम देते हैं। व्यापार करने की सुविधा देने के साथ साथ औरंगजेब एक फरमान जारी करता है कि अब आप मुद्रा ढाल सकते हैं, किला बना सकते हैं, न्याय करने के लिए, गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि करने के लिए, विग्रह करने का, ये सब अधिकार जो हमारे ब्रिटेन की संसद ने दिया था, ये सबको धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पर अनुमति मिलती चली जाती है। अब देखिए 1661 में क्या होता है कि चार्ल्स द्वितीय ने एक आज्ञा पत्र जारी किया और उस आज्ञा पत्र में ये सारी चीज़ें उनको क्या कर दी गई, राइट दे दिया गया कि आप जा करके अपने मुद्रा को क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, किला बना सकते हैं। क्योंकि पहले वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तभी ना ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर निर्माण कार्य करेगी। और यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा व्यापार करने की छूट मिल ही रही थी धीरे धीरे। व्यापार की छूट के साथ साथ यह लोग अपने आप को इतना सुदृढ़ करते जा रहे हैं, जैसे चाइना की तरह, कि चाइना ने जैसे हमारी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पूरा कैप्चर कर लिया है। हम लाख उसका विरोध करते हैं कि हम उनके सामानों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसने हमें आर्थिक गुलामी के कगार पर पहुंचा दिया। वो तो ये कहिए कि अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि अभी हम पूर्ण रूप से इस चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इनडायरेक्ट रूप से कि अब जो युद्ध होगा वो आर्थिक युद्ध होता है और हमको आर्थिक गुलामी में कैसे फंसाया रहा है चाइना, इसकी झलक आप अंग्रेज़ों में देख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने भी इसी तरह धीरे धीरे हमारे व्यापार पर नियंत्रण किया और व्यापार पर नियंत्रण करने के साथ साथ और उनके साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति थी उसमें बढ़ोतरी हुई और उन्होंने हमारे साम्राज्य में भी प्रभाव क्या हुआ, स्थापित करना शुरू कर दिया। अब 1661 में क्या होता है, जब ये इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं वहाँ के राजा, उस समय देख रहे हैं राजा बदलते भी जा रहे हैं, चार्ल्स द्वितीय आते हैं और उनका विवाह होता है पुर्तगाल की एक राजकुमारी रहती हैं, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। ठीक है ना, तो राजकुमारी कैथरीन से इनका क्या होता है, विवाह होता है। अब जब विवाह हुआ, देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि ब्रिटेन के जो राजकुमार थे कौन से नंबर का जिसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ, चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, चार्ल्स 3। तो आपको पता होना चार्ल्स द्वितीय के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और उन राजकुमारी का नाम भी पूछता था, तो उनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। तो जब विवाह होता है तो विवाह में दहेज मिलता है, जबकि दहेज प्रथा तो आपको जानते हैं कि बहुत ही कुप्रथाओं में गिनी जाती है, लेकिन आज भी समाज में यह व्याप्त है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इस सभी इससे क्या है, ग्रसित हैं। तो क्या होता है कि दहेज में इनको मिलता है क्या है, एक बम्बई एक बंदरगाह है, एक द्वीप है
वो इनको क्या मिलता है, दहेज में मिलता है, जिसे आगे चलकर 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, दे देते हैं कि भैया तुम मुझे 10 पाउंड वार्षिक किराया दो, मैं तुमको किराए पे बम्बई द्वीप को दे देता हूँ। अब यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि बम्बई द्वीप किसने किराए पे दिया, कब दिया, 1668 में, कितने पाउंड वार्षिक किराए पे दिया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह द्वीप क्या हो जाता है, मिल जाता है। आगे की घटना क्या होती है, अब क्या होता है कि जब ये इतने पावरफुल हो जाते हैं तो आगे चल के इस समय पीरियड में जहाँ पर आप कहते हैं 1669 से लेकर 1677 ईस्वी के बीच में गवर्नर गैरोल्ड ओंगियार जो रहते हैं, जिन्होंने बम्बई का संस्थापक माना जाता है, उन्होंने आधुनिक बम्बई की क्या रखी, नींव रखी। इसी टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, बम्बई का विकास करते हैं और आधुनिक बम्बई की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। इसी कारण इनको बम्बई का क्या कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है। फिर आगे 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर रहता है सूरत, आपको पता था कि सूरत से इन्होंने अपने व्यापार को क्या किया था, प्रारंभ किया था, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बॉम्बे, जिसको आप आज वर्तमान में क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं। देखिए छोटी छोटी घटनाएं चल रही, आप कहेंगे सर ये टाइम पीरियड इतने ज़्यादा हैं, हम याद कैसे करेंगे। आप इन सारे समय को एक कलेक्शन बना के रखिए कि 1651, 1667, 1661, 1668, 1687, आप बस इतना याद रखिए कि आप अपने दिमाग को यह सोचने की अनुमति दीजिए कि भाई इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि बंगाल की बारी आती है, क्योंकि बंगाल से व्यापार इन्होंने पकड़ बनाई थी। वहाँ के जो थे अजीमुस्सान, ठीक, ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी क्या कर दी, प्रदान कर दी। बंगाल के जो थे उनको भी वहाँ पे क्या हुआ, फरमान मिला, और यहाँ पर कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, ये 3 गांव में क्या कर दिया, इनको जमींदारी प्रदान कर दी और कहा गया कि भैया तुम अब यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हो, यहाँ पर वसूली का काम क्या है, तुम्हारा ही रहेगा। अब वसूली का ये काम होता है और रेंट, बहुत सी किताबों में 1300 भी लिखा है, कहीं 1200 लिखा है, इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा। तो यह 1200 रुपये या 1300 रुपये रेंट किराए पर इनको क्या कर दिया गया, दे दिया गया। जब दे दिया गया इनको यह गांव, और यही तीनों गांव मिला करके क्या करते हैं, जॉब चौरनाक जो होते हैं आधुनिक कलकत्ता की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। देख लीजिए छोटे छोटे गांवों को मिला करके एक नगर की स्थापना हुई और वही नगर क्या कहलाता है, कलकत्ता कहता है। ठीक है, और यहाँ पर कलकत्ता में एक फोर्ट, एक किला होता है, उसका नाम होता है फोर्ट विलियम, उसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। आपको पता ही है कि हमारे देश की राजधानी क्या थी, कलकत्ता। 1774 से लेकर के 1911 तक भारत की राजधानी कौन थी, कलकत्ता थी। बाद में 1911 के बाद भारत की राजधानी बदल करके नई दिल्ली क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। और फोर्ट विलियम की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर चार्ल्स आयर। यह भी पूछता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना जब हो गई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स आयर। इसके बाद समय बीतता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1715 ईस्वी में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन, अब देख लीजिए, देख रहे हैं, हॉकिंस आया, सर टॉमस रो आए और जॉन सरमन आए। आपको इनका क्रम भी याद रखना है कि कब कब किसके दरबार में कौन आया। अब जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक जो शिष्टमंडल होता है वो आता है, और उन्हीं शिष्टमंडल के साथ, जैसे मान लेते हैं कि हम 10 लोगों को लेकर के किसी के साथ जाते हैं, और वो 10 लोग में कोई अच्छे भी होते हैं, बहुत से ऐसे काबिल व्यक्ति भी होते हैं। तो जॉन सरमन जो थे उनकी अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल जाता है, और उसमें एक व्यक्ति जाता है विलियम हैमिल्टन। ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसने वो कारनामा करके दिखाया जिसने मुगल साम्राज्य से बहुत से अधिकार प्राप्त किए, और अधिकारों को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को क्या किया, सुदृढ़ किया। विलियम हैमिल्टन पहुंचता है, और यह एक तरह से क्या होता है, एक शल्य चिकित्सक होता है,
और फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग हो चुका रहता है। लोग कहते हैं कि क्षय रोग हो गया था, तो गंभीर रोग हो गया होता है और वह क्या करता है, इस रोग का इलाज कर देता है और फर्रुखसियर जो होता है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। और जब स्वस्थ होता है तो इतना खुश होता है कि चलो भाई इसने मेरी जान बचा ली। तो 1717 में खुश होकर के कंपनी को व्यापार में चुंगी और करों से क्या कर देता है, मुक्ति दे देता है। कहता है कि भैया अब आप खुलकर यहाँ व्यापार करिए, आपको फ्री जोन मिलता है, आपको न तो कोई टैक्स देना है, न कोई चुंगी देना है, न कोई आपको कर देना है। और इन सभी चीज़ों से उसको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। के साथ साथ कलकत्ता और मद्रास के समीप में जो कुछ गांव होते हैं वह भी उन्हें क्या करता है, भेंट करता है। मतलब इतना खुश हो जाते हैं कि अपना ही सब कुछ लुटाने के लिए क्या हो जाते हैं, तुल जाते हैं। ठीक है, तो फर्रुखसियर ने क्या किया, इसको दिया। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, जब इतना अधिकार प्राप्त हो जाता है तो ब्रिटेन के जो आपके साम्राज्य के सम्राट थे, उन्होंने तो पहले ही मुद्रा को जारी करने के लिए अधिकार दिए थे, बस मौके की तलाश थी। अब यहाँ पर बम्बई में एक टकसाल की स्थापना की जाती है और अपने सिक्के ढाल करके उन्हें मान्यता क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। इसी पर एक कोटेशन होता है आर्म्स महोदय का, ये कोटेशन भी पूछा गया है कि इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा की क्या की जाती है, संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा मतलब होता है कि एक ऐसा मील का पत्थर, एक ऐसी अधिकार को प्राप्त करना जिससे आपके पूरे व्यापार में क्या हो जाए, एक परिवर्तन स्थापित हो जाए। और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग जो क्या होता है, प्रशस्त हो जाता है। देख रहे हैं, व्यापार की इतनी बड़ी भूमिका जिसके वजह से अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभाव, अपना अस्तित्व क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से चलते हैं, थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूं, वरना तो कहीं आप भूल जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। भारत में इसका आगमन डचों के बाद हुआ, कौन से जहाज से आया, हॉकिंस कब आया, किस बंदरगाह पर आया। ठीक है, थल मार्ग से भारत में कौन पहले आया, इन्होंने 217 लोगों के जो सदस्यों वाली एक व्यापारी कंपनी बनाई थी, उसका नाम जरूर याद रहना चाहिए। कब स्थापना हुई, महारानी जी एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे भी ऑप्शन पूछा जा चुका है, वो अभी ध्यान में रहना चाहिए। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल, ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। किसके दरबार में आया, किसको पत्र लिखा, हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा, कौन कौन सी भाषाओं का वह ज्ञाता था, खुश होकर के सम्राट ने उसे किन किन चीज़ों को दिया, अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना कब हुई और अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। आप पेपर उठाइएगा, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको मिलेंगे। कैसे इनकी कोठियाँ स्थापित होती हैं, कैसे जहांगीर से औरंगजेब तक चलते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा इनको एक अधिकार पत्र मिलता है, वहाँ से बड़े बड़े नगरों की स्थापना होती है, उनके हेडक्वार्टर्स चेंज होते हैं। देखते हैं मद्रास, कलकत्ता, बम्बई नगरों की स्थापना किसने किसने की। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नई कंपनी का क्या होता है, जन्म होता है, लेकिन औरंगजेब उसको अधिकार नहीं प्राप्त कर देता और बाद में ये लोग विलय करके उस कंपनी को उसमें क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं और फिर अपने व्यापार के काम को प्रारंभ। बंगाल में जब ये लोग एंट्री करते हैं तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में क्या होती है, कोठियाँ स्थापित होती हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर औरंगजेब चार्ल्स द्वितीय के द्वारा जो आज्ञा पत्र दिया जाता है कि इनको अधिकार दिया जाता है कि आप जाइए, ये सब चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। फिर विवाह होता है 1661 में चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की राजकुमारी से। बम्बई का किराए पर दिया जाना, बम्बई एक बंदरगाह है, एक द्वीप समूह है। बम्बई नगर की स्थापना कैसे हुई, कितने वर्षों में हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर को कैसे चेंज करके बम्बई शिफ्ट किया। कलकत्ता नगर की स्थापना में 3 गांवों को मिलाकर काली, काता, सूता नाती और गोविंदपुर को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता नगर की क्या होती है, स्थापना जॉब चरनॉक के द्वारा क्या की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता क्या था, 1774 से 1911 के बीच में भारत का क्या था, राजधानी था।
फोर्ट विलियम की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष सर चार्ल्स अय्यर होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होती है, फिर जॉर्ज सरमन आते हैं और फर्रुखसियर के दरबार में आते हैं, खुश हो जाते हैं और इनको एक अधिकार पत्र देते हैं। और फिर आर्म्स महोदय जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने यह बोला कि यह फरमान जो प्राप्त हुआ, कंपनी का महाअधिकार पत्र प्राप्त हो गया, और इसको मैग्ना कार्टा की वो क्या करते हैं, संज्ञा देते हैं। और यह कहते हैं कि यही वो रास्ता था जहां से ब्रिटिश सरकार की स्थापना का मार्ग क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अंग्रेज यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अंग्रेजों के समाप्त होने के बाद अब हम लोग देखेंगे आगे की कड़ी में, जब हम लोग आगे आते हैं तो उस कड़ी में हम लोग देखेंगे आपका डेनिस और फ्रांसीसी, दो और बचे हैं छोटे छोटे। टाइम इसलिए मैंने ज़्यादा लगा दिया क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट इधर क्लियर अच्छे से रहेगा तो संविधान को पढ़ाते समय आपको बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा कि अंग्रेज कैसे आए, कहाँ स्थापित हुए, कैसे कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को क्या किया, स्थापित किया, व्यापारिक उद्देश्य से आकर के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति उन्होंने कैसे की। सभी प्रश्नों के आपके पास उत्तर मौजूद होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।